साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा कोकण स्तरीय संविधान परिषद का आयोजन किया गया है। सभी वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं कंक्लूड करने के लिए कंक्लूड करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं उसमें विषय है सामाजिक विषमता ही प्रजातंत्र के विनाश के कारणों में से एक प्रमुख कारण है। मुझे इसके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर 22 दिसंबर 1952 को पूना कोर्ट के सामने बार में उन्होंने ये बात कही। दूसरा विषय है भारत के मूल निवासी बहुजन समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी को इकट्ठा आए बगैर उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। एक चिंतन। तीसरा विषय है 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग मुख्यालय पर लाखों का मोर्चा क्यों निकाला जा रहा है, एक चर्चा। ऐसे लगभग 3 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू किया गया। और तब से हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र लागू है। इस लोकतंत्र के बारे में हमें कुछ बातें जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। सारे दुनिया में जो लोकतंत्र है उसकी जन्म कथा को अगर हम समझना चाहते हैं तो जन्म कथा राजतंत्र के विरोध में है। राजतंत्र में क्या होता था? राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और उसे राजा मान लिया जाता था। ये राजतंत्र का विषय है और इस वजह से लोकतंत्र जो है इसके विरोध में सारे दुनिया में स्थापित नई व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है वो ये क्या है? सारे दुनिया में जहां भी लोकतंत्र लागू किया गया उस लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में जो साधारण लोग हैं उन साधारण लोगों को चुनने का अधिकार दिया गया है, वोट का अधिकार दिया गया है और उनके द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन प्रतिनिधियों के द्वारा लोकतंत्र को चलाया जाता है।
इस वजह से इसे लोकतंत्र कहा जाता है। यानी लोकतंत्र जो है इसको व्यावहारिक लोकतंत्र में रूपांतरित करने के लिए चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। यानी चुनाव प्रणाली को रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए अपनाया गया है। अगर हम लोग भारत के लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करें तो जब से भारत में लोकतांत्रिक सरकार आई तो 1950 से आगे अगर हम लोग देखें तो लगभग 77 तक 77 तक देश में वन पार्टी रूल था कांग्रेस का, और 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस का वन पार्टी रूल समाप्त हो गया। डेमोक्रेसी में मैं ऐसे मानता हूं केवल चुनाव पर्याप्त नहीं है, केवल चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इस बात को लोकतंत्र अगर माना जाए तो कांग्रेस ने 77 तक चुनाव करवाए और कांग्रेस की सरकार 77 तक रही। इस हिसाब से इसे लोकतांत्रिक सरकार कहना होगा, मगर वो वन पार्टी रूल था। अगर हम लोग केयरफुली एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि वो वन पार्टी रूल था। वो वन पार्टी रूल को डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो ऐसा मानकर चलते हैं कि उनको जो ठीक लगता है वो करते रहेंगे। देश में इसी सोच की वजह से इमरजेंसी को थोपा गया था। ये जो सोच है इसी वजह से इमरजेंसी को थोपा गया था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं केवल वन पार्टी रूल, चाहे उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार हो, तो भी उसे लोकतंत्र मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो वन पार्टी रूल है। डेमोक्रेसी में वन पार्टी रूल मानना निश्चित रूप से इसको डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें, अमेरिका का उदाहरण ले लो, तो अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी दो बड़ी पार्टियां हैं। और ये दो बड़ी पार्टियों में इतना कांटे का चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है, वो बहुत बार 1-1.5-2% से राष्ट्रपति चुना जाता है और अपोजिशन पार्टी बहुत मजबूती से विरोध में खड़ी रहती है। यानी प्रेसिडेंशियल जो चुनाव अमेरिका में होता है उसमें दो बड़ी पार्टियां, बराबरी की पार्टियां चुनाव लड़ती है और उसके बाद जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव हाउस बनाया उसका अलग चुनाव होता है।
और उस चुनाव में अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उनकी जो अमेरिका में संसद है। और संसद में जब डिस्कशन और डिबेट होता है, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका के संसद में जब डिस्कस और डिबेट होता है तो राष्ट्रपति को उस संसद में जहां डिबेट और डिस्कशन होता है वहां एंट्री भी अलाउ नहीं है, ताकि राष्ट्रपति के दबाव में किसी प्रकार का डिस्कशन में अवरोध खड़ा ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो प्रतिनिधि गृह है जहां से राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर है और ये पावर राष्ट्रपति के विरोध में उन लोगों को दिए गए हैं। तो इस वजह से वहां पर बराबरी की पार्टियां होने की वजह से वहां चुनाव जो है वो टक्कर का होता है और 4 साल तक वो टक्कर की लड़ाई लगातार होती रहती है। तो इस वजह से वहां की डेमोक्रेसी के साथ यदि हम लोग वन पार्टी रूल जो भारत में 77 तक कांग्रेस का चला, उसकी तुलना करें तो उसको डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। इलेक्शन जरूर होते हैं, अगर हम इलेक्शन को ही डेमोक्रेसी मान ले फिर तो हम लोगों को यही मानना पड़ेगा कि इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शन। तो मैं इलेक्शन को डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं। इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, और वो भी प्रतिनिधित्व जो है वो वोकल होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। अगर और पार्टी जो चाहती है वो करती है तो रिप्रेजेंटेशन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 77 में क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार चली गई। तो 77 के बाद से भारत में वास्तविक डेमोक्रेसी की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देती है। यानी मजबूत विपक्ष खड़ा हो गया। मजबूत विपक्ष के बगैर, मजबूत विरोधी पार्टी के बगैर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। मजबूत विरोधी पार्टी होनी चाहिए, और जब तक मजबूत विरोधी पार्टी ना हो तब तक वास्तविक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो 77 के बाद से हमारे देश में धीरे धीरे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देती है। 2004 में ईवीएम मशीन आई सारे देश भर में। 2004 के पहले हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता था। 2004 में ईवीएम मशीन आई, और ईवीएम मशीन में जब चुनाव हुआ, जब ईवीएम मशीन का जब उपयोग हुआ चुनाव में और उसके द्वारा चुनाव हुआ, तो ईवीएम मशीन के बारे में सवाल खड़े किए गए। बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने सवाल खड़े किए, और इस सवाल खड़े करने की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ईवीएम मशीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को
निर्णय दिया। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर अपने जजमेंट में कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं लगा रहे? जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में 100% पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया। तो सारे देश भर में ईवीएम मशीन को अब जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई जा रही है वो हमने लगवाई। पेपर ट्रेल मशीन हमने लगवाई। अब पेपर ट्रेल मशीन हमने लगवाई, पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद, क्योंकि ये सारा रिप्रेजेंटेशन के साथ जुड़ा हुआ मामला है, जब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक वास्तविक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बारे में हमने लड़ाई लड़ी और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया गया। अब पेपर ट्रेल मशीन लग गई, मगर पेपर ट्रेल मशीन का अब दो जगह चुनाव हो रहा है। एक ईवीएम मशीन में आप जो वोट डालते हो वो ईवीएम मशीन में वोट जाता है। वो ईवीएम मशीन में जो वोट जाता है तो वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि आपको दिखाई तो देता नहीं है कि आपने जो बटन दबाया वो वोट आपने जिसके नाम पर दबाया उसी के नाम पर चला गया है। ये आंखों से दिखाई देता नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई पारदर्शी नहीं है। वो पारदर्शिता के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब पेपर ट्रेल मशीन लगाया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मगर गिनती नहीं हो रही। गिनती केवल ईवीएम मशीन की होती है। ये जो पेपर ट्रेल मशीन है इसको खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। आप लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स में से 4,500 करोड़ रुपया खर्चा करके पेपर ट्रेल मशीन खरीदी गई, पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। गिनती नहीं होती। काय के लिए 4,500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं? ये 4,500 रुपया नहीं है, 4,500 करोड़ है। 4.5 लाख भी नहीं है, ये 4,500 करोड़। इतने 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके मशीन लाई गई पेपर ट्रेल, और उस पेपर ट्रेल से जो कागज के वोट कट कर बैलेट बॉक्स में गिरते हैं वो काय के लिए गिरते हैं? जब ईवीएम मशीन की ही गिनती करते हो तो वो कागज के टुकड़े बैलेट बॉक्स में गिर रहे हैं, वो काय के लिए गिरा रहे हो? जब उसकी गिनती कर नहीं रहे हो तो वो काय के लिए गिरा रहे हो? 4,500 करोड़ रुपया काय के लिए खर्चा कर रहे हो और वो कागज के टुकड़े काय के लिए गिनती कर रहे हैं, काय के लिए डाल रहे हो वहां, काय के लिए गिरा रहे हो? जब आप गिनती ही नहीं कर रहे हो तो काय के लिए गिरा रहे हो? साथियों, ये बात को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी को हमने इसके लिए दोबारा चुनाव आयोग पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया। ये क्या कर रहे हो? वन 1% गिनती होगी, 1% से चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? जब तक मुकम्मल तरीके से ये गारंटी नहीं दी जाती, जैसे
जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 1% की गिनती हो रही है। चलो ठीक है, तो 99% जो लोग वोट डाल रहे हैं उनके वोट का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। तो क्या केवल 1% लोगों के 1% लोगों की जो वोट है उसकी गिनती आप कर रहे हो, केवल उतने ही लोगों का वोट फंडामेंटल राइट है? 99% लोगों का वोट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, उनका वोट भी फंडामेंटल राइट है। वोट फंडामेंटल राइट क्यों होता है? हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि वोट फंडामेंटल राइट क्यों है। जैसे मैं भाषण कर रहा हूं, मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, वोट देकर भी अपने विचार की अभिव्यक्ति होती है। जैसे अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो इसका मतलब आप कांग्रेस की विचारधारा को मानते हो। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, माना जाएगा आप बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विचार के विरोध में वोट दिया तो माना जाएगा कि आप दोनों के विचार के विरोध में आपने वोट दिया। इसका मतलब है विचार की अभिव्यक्ति करने का वोट देकर आप तरीका अपनाते हो, इसलिए वोट देने का अधिकार अभिव्यक्ति का तरीका है। और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसके तहत फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब यह है केवल 1% लोगों को ही अगर गिनती करते हो तो उनके ही वोट को आप फंडामेंटल राइट मानते हो, और 99% लोगों के वोट को आप फंडामेंटल राइट नहीं मानते हो। ऐसा इसका मीनिंग होता है। इसका वास्तविक उपाय यह है कि ईवीएम मशीन आप बरकरार रखना चाहते हो, रखो। पेपर टेल मशीन लगाया तो पेपर टेल मशीन के जो कागज के टुकड़े गिर रहे हैं उसकी गिनती करो 100%। अगर 100% गिनती होगी तो क्या होगा? ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पेपर टेल में पकड़ा जाएगा। अगर ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ, जैसे वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव में ईवीएम मशीन ने 1,87,000 वोट ज्यादा निकाले, कहां से आए हैं? इसका मतलब यह है ये मशीन जो है वोट पैदा कर रही। क्या मशीन वोट नहीं पैदा कर रही है, तो बाहर से कोई न कोई गड़बड़ी करने का काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के चुनाव में 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जितना वोट हुआ, यानी मान लो 20 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार था, 50% लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब 10 लाख लोगों ने वोट दिया, तो मशीन से 10 लाख वोट निकलने चाहिए ना। 11,87,000 निकले, 1,87,000 ज्यादा निकले। कहां से आ गए? क्यों आ गए? अगर 1,87,000 वोट ईवीएम से ज्यादा निकले तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी को गैर कानूनी तरीके से चुनाव जीतवाने के लिए वोट डलवाए गए हैं। ये उसका एविडेंस है। 1,87,000 वोट इसका एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है। अगर पेपर ट्रेल मशीन का 100% काउंटिंग होती तो 100% में पता चल जाता। क्या पता चल जाता? 100% में पता चल जाता कि ईवीएम मशीन में डाले गए वोट और निकाले गए वोटों में अंतर है। उसका उपयोग नरेंद्र मोदी करेगा। तो नरेंद्र मोदी करेगा का क्या अर्थ होगा? एक आदमी
सब कुछ करता रहेगा। पार्टी डेमोक्रेसी से बात आगे बढ़ जाएगी। वो एक आदमी कि फिर वो देख रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो फैसले करेगा, वो फैसले करेगा, तो इसका मतलब है एक आदमी हो गया, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। राजा में क्या होता, राजा भी तो एक ही होता था ना, दो थोड़ी होता था, राजा एक ही होता था। और नरेंद्र मोदी अकेला ही अगर फैसले कर रहा है तो राजा भी अकेला ही करता था, नरेंद्र मोदी ही अकेला कर रहा है, तो इसका मतलब है इसको आपने लोकतंत्र का नाम शेष लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी में यदि आप वहां जहां जहां भी डेमोक्रेसी है तो वहां वहां यूरोप में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, अमेरिका में जाकर देखोगे तो वहां पता चलेगा वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों होता है, क्योंकि जो टैक्स के रूप में पैसा मिलता है वो टैक्स के रूप में मिला हुआ पैसा इस तरह से खर्चा किया जाता है जिससे लोगों को विकसित करने का मौका मिलता है, लोगों को विकसित करने के लिए अवसर मिलता है, लोगों को विकसित होने का मौका मिलता है और उसका फायदा लेकर लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। और लोग जब अपना डेवलपमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में खुशहाली आती है। डेमोक्रेसी से निश्चित रूप से आना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, तो लोगों के लिए निश्चित रूप से चलना चाहिए और ये तभी चलाया जा सकता है जब डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव हो। तो देश में जो चल रहा है वो बात मैंने ओवरऑल आपको समझाने का प्रयास किया। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इंडिया में डेमोक्रेसी को संकुचित करने का संकोच निर्माण करने का प्रयास हो रहा है, ये बात दिखाई दे रही है। चुनाव में हम लोगों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, केवल चुनाव में अहमियत दे रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में या विधानसभा में अहमियत नहीं दे रहे, केवल चुनाव को अहमियत दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आपको दूसरी अभी जो विलास खरात ने आप लोगों को बातें बताई उस रेफरेंस में अपनी राय बता रहा हूं जो बहुत अहम है। वो ये है कि ये ब्राह्मण लोग जो 3.5% लोग हैं जो उन्होंने कहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से उनको हिंदू मुसलमान बनाना संभव होता है। ऐसा करने से हिंदू मुसलमान का डिवाइड करना संभव होता है। जब हिंदू मुसलमान का डिवाइड करना संभव होता है तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं रहती है, मुस्लिम अपोजिशन हो जाता है। मुस्लिम के विरोध में आप लड़ रहे हो तो मुस्लिम अपोजिशन पार्टी हो गई, उसकी पार्टी ही नहीं है मगर वो पार्टी है ही नहीं उसकी पार्टी। मगर जब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है तो क्या होता है, तो वो जो मुस्लिम है वो पार्टी वजूद में ही नहीं है और उसके आधार बनाकर चुनाव होता है और चुनाव होता है तो जो 3.5% ब्राह्मण हैं वो हिंदू के नाम पर अपने अंदर हिंदू के शब्द में 3.5% ब्राह्मण अपने को छुपा लेते हैं और हिंदू के नाम पर वोट लेकर 3.5% ब्राह्मणों का रूल स्थापित किया जाता है। तो जो विलास खरात ने बताया वो तरीका 3.5% ब्राह्मणों का राज भारत पर स्थापित किया जा सके इसके लिए किया जा रहा है, ये हमको समझना होगा। अगर मान लो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो तो 74
5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो डेमोक्रेसी अगर ट्रू है, रियल है, तो इन लोगों का राज हो सकता है। अगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो तो राज ब्राह्मणों का होगा। ब्राह्मणों को एक और खतरा है, जो वहां बहुत माइक्रो लेवल पर आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल भारत में हो रहा है। हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण से राज हिंदुओं का नहीं, ब्राह्मणों का हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, जब 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई तो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाई। तो देश में अब 2 पार्टी रूल है। मैंने आपको कहा था कि 1 पार्टी रूल को डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता, मगर भारत में 2 पार्टी डेमोक्रेसी है। ये 2 पार्टी डेमोक्रेसी कौन सी है? कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। अरे दुनिया को क्या दिखता है? 2 पार्टी डेमोक्रेसी। दिखने में क्या दिख रहा है? ये 2 पार्टी डेमोक्रेसी है। तो 2 पार्टी डेमोक्रेसी को तो कम से कम डेमोक्रेसी मानना चाहिए मेजराम जी। आप 1 पार्टी को नहीं मानते, 2 पार्टी को तो मानो। ऐसा कह सकते हैं, 2 पार्टी है ना, तो 1 पार्टी रूल को आप डेमोक्रेसी नहीं मानते तो 2 पार्टी रूल हो गया, तो अब इसको तो मानो डेमोक्रेसी। ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई। तो इसको माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करो तो रूल तो ब्राह्मण जाति का हो रहा है, डेमोक्रेसी का है। तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी ये ब्राह्मणों का रूल स्थापित करने के लिए है, और इस तरीके से देश में माहौल बनाकर, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर, ये हिंदू मुसलमान का माहौल कांग्रेस के विरोध में नहीं है। आप लोग, कांग्रेस के लोग ऐसा शो करते हैं कि वो उसके विरोध में नहीं है। उनके फेवर में क्या है कि 2 पार्टी रहेगी, उसमें हमारी पार्टी तो रहेगी, कांग्रेस रहेगी। और मान लो 4 चुनाव में 5वीं बार हम चुन कर आएंगे, कोई बात नहीं, हम तो आएंगे ना। तो इसका मतलब है कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, बीजेपी पार्टी भी ब्राह्मणों की। एक ब्राह्मण का रूल जाएगा, दूसरे ब्राह्मण का रूल आएगा, दूसरे ब्राह्मण का जाएगा, पहले ब्राह्मण का आएगा। मैं कहते रहता हूं, एक राजाराम है, एक सीताराम है। राजाराम जाएगा तो सीताराम आएगा, सीताराम जाएगा तो राजाराम आएगा। तो हम लोगों के सामने राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, ये तो कर रहे हैं हम लोग। ये भजन गाने के अलावा साला हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, यही तो कर रहे हैं हम लोग। और हमको खुशी भी होती है, हमने बीजेपी को हरवा दिया है, कांग्रेस को लाया, हमने कांग्रेस को हरवा दिया है, बीजेपी को लाया। खुशी भी होती है हम लोगों को। और हम लोग झंडे भी निकालते हैं, और वो क्या, वो फुरफुरे भी फोड़ते रहते हैं। हम लोग, हमारे लोग रहते ज्यादा सड़कों पर, उनको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। और वो खुशी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती। 6 महीने के बाद यही एक ही है। तो राजाराम सीताराम जब एक ही रहेगा, रूल ब्राह्मणों का रह रहा है, ब्राह्मणों के रूल में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर ब्राह्मणों के रूल में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति में भारत में फंसा दिया गया है। इसको कैसे बदला जाए, ये एक बहुत बड़ा संकट वाला मामला है। मैं आपको निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर इसके लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है। इतना ज्यादा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि इन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस एक है, कोई तीसरी शक्ति का उदय नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कंसेंसस है उनका,
इसमें वो चेंज और परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। तो इसके लिए बहुत भारी आंदोलन की, जन आंदोलन की, बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। और ये जन आंदोलन जब तक नहीं होगा इस परिस्थिति में बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। इस दिशा में हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए और संगठित आंदोलन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही उपाय है, इसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोग काम में लगे हुए हैं और 2030 तक संभवतः 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।